अब हम बात कर रहे हैं सॉल्वेंसी रेशियोज की। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी मतलब कंपनी की, अगेन कह सकते हैं कि कंपनी लॉन्ग टर्म डेब्ट्स पे करने के लायक है कि नहीं है। सॉल्वेंसी मतलब मैं सॉल्वेंट हूँ, मैं पेमेंट कर सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी में आती हैं हमारी 4 रेशियो। एज यू कैन सी, डेब्ट टू इक्विटी, डेब्ट हमें पता है लॉन्ग टर्म डेब्ट सारे के सारे। इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड, हमेशा बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर दिमाग में रखो, ठीक है। पहला पार्ट उसका शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट नॉन करंट लायबिलिटी इज डेब्ट एंड इक्विटी इज शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है। तो पहला रेशियो आता है कि वो डेब्ट के हिसाब से शेयर होल्डर्स फंड कितना है। सेकेंड है टोटल एसेट टू डेब्ट, अगेन टोटल एसेट मतलब पूरा बैलेंस शीट का टोटल बेसिकली, चाहे टोटल लायबिलिटी बोलो या टोटल एसेट बोलो, बात तो एक ही है, दोनों बराबर हैं, ठीक है। तो टोटल एसेट टू डेब्ट, अगेन नॉन करंट लायबिलिटी कितनी है हमारे टोटल के हिसाब से। प्रोप्राइटरी रेशो, प्रोप्राइटरी रेशो होता है कि शेयर होल्डर्स फंड में से आपने कितना डाल दिया है टोटल एसेट्स में बेसिकली, तो दैट इज शेयर होल्डर्स फंड टू टोटल एसेट। करेंगे, डोंट वरी, अभी आगे आएगा तो पता चलेगा। इंटरेस्ट कवरेज रेशो, कितना आप इंटरेस्ट कवर कर पा रहे हो इन योर PBIT, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है। तो उसके अंदर कितना इंटरेस्ट आप कवर कर पा रहे हो, कितने टाइम, ठीक है। तो करेंगे, डोंट वरी। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं डेब्ट टू इक्विटी। उसके फॉर्मूले को समझना बहुत जरूरी है, उसके बाद हम उसके सम्स करेंगे। डेब्ट अपॉन इक्विटी, नाम से ही पता चलता है तो ईजी है, फॉर्मूला तो बहुत इजी हो गया। डेब्ट टू इक्विटी, डेब्ट अपॉन इक्विटी, है ना। पर डेब्ट क्या है? डेब्ट इज लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, मतलब नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर जो भी चीज आती है वो है लॉन्ग टर्म बोरोइंग एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका टोटल डेब्ट, टोटल डेब्ट माइनस करंट लायबिलिटी। टोटल डेब्ट का मतलब नॉन करंट लायबिलिटीज प्लस करंट लायबिलिटीज। यहाँ पे ध्यान रखना है, नॉन करंट लायबिलिटीज प्लस करंट लायबिलिटीज टोटल डेब्ट होती है, उसमें से करंट लायबिलिटी माइनस कर दो, हो गया आपका नॉन करंट लायबिलिटी। कैपिटल एम्प्लॉयड, यहाँ अगेन ध्यान रखना है, बैलेंस शीट के ऊपर इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर जो पहले 2 पार्ट होते हैं, शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी, शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी, यहाँ पे अगेन दैट विल बी कॉल्ड एज योर डेप्ट है। टोटल डेप्ट नहीं है, ये डेप्ट है, मतलब लॉन्ग टर्म वाला पार्ट। तो लॉन्ग टर्म नॉन करंट लायबिलिटी प्लस शेयर होल्डर्स फंड इज कैपिटल एम्प्लॉयड। उस कैपिटल एम्प्लॉयड में से अगर मैं इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड हटा दूं तो क्या बचेगा? नॉन करंट लायबिलिटी, है ना। वही हमें चाहिए डेप्ट में। हाँ, एक और तरीका भी है, नॉन करंट एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है ये करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट, टोटल एसेट हो गई, टोटल हो गई, क्योंकि वर्किंग कैपिटल आप ऐड कर रहे हो। नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट टोटल एसेट हो गई। टोटल में से आपने क्या किया? करंट लायबिलिटी हटा दी। करंट लायबिलिटी हटाने के बाद 2 पार्ट थे हमारे, टोटल ऊपर वाले 2 पार्ट पे थे, कौन कौन सा? शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। अब यहाँ पे देखो फिक्टिशियस एसेट माइनस कर दिए, फिक्टिशियस एसेट माइनस करके वो दोनों पार्ट को हम कैपिटल एम्प्लॉयड ही बोलते हैं, वो दोनों पार्ट को हम कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं। ये ध्यान रखना, यहाँ पे फिक्टिशियस एसेट को माइनस करना जरूरी है। व्हाट इज फिक्टिशियस एसेट? प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड ऑल, जो हम क्रिएट करते हैं, जो है नहीं, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस अकाउंट, जो है नहीं, हमने पहले से पेमेंट कर दी और वो हमारी एसेट बन गई, तो वो फिक्टिशियस एसेट्स है, उनको हमें निकालना होता है। तो ये कैपिटल एम्प्लॉयड हुआ। तो कैपिटल एम्प्लॉयड में से अगर इक्विटी हटा दोगे तो आपका डेब्ट आ जाएगा। तो ये तरीके हैं कैसे आप डेब्ट तक पहुंचो। कैसे इक्विटी तक पहुंचोगे? इक्विटी इज व्हाट? शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर फंड तो पता ही हमें, शेयर कैपिटल में रिजर्व एंड सरप्लस ऐड कर दो, शेयर होल्डर फंड आ जाएगा। या फिर नॉन करंट, यहाँ देखो यही वाला सेम चीज यूज करिए, नॉन करंट एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल, मतलब नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट टोटल एसेट हो गई। टोटल एसेट में से आपने क्या हटाई? करंट लायबिलिटी हटाई, उसमें से नॉन करंट लायबिलिटी हटाई, तो बचा क्या? शेयर होल्डर्स फंड। दिमाग में बैलेंस शीट का फॉर्मेट रखो, इजी हो जाएगा। टोटल एसेट माइनस टोटल डेब्ट, टोटल एसेट इज बेसिकली इक्वल टू टोटल लायबिलिटी ऑल्सो। टोटल लायबिलिटी में से आपने डेब्ट हटा दिए, दोनों नॉन करंट करंट दोनों हटा दिए, तो क्या बचा? शेयर होल्डर्स फंड। तो ये इस तरीके से आ जाएगा। तो आपको ये देखना किस वे से आप पहुंचो।
बैलेंस शीट का फॉर्मेट याद रखोगे तो सब हो जाएगा। बैलेंस शीट के अंदर आपका 3 पार्ट होता है इक्विटी लायबिलिटी में, 2 पार्ट होता है एसेट में। तो उसको दिमाग में रखो। टोटल डेप्थ पता होना चाहिए, डेप्थ पता होना चाहिए, कैपिटल एम्प्लॉयड पता होना चाहिए, वर्किंग कैपिटल पता होना चाहिए, तो आप बहुत अच्छे से इसको यूज कर पाओगे। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इसी को यूज करके, इन्हीं फॉर्मूलाज को यूज करके सम स्टार्ट करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे। डोंट वरी, जितना हो सकेगा उतना प्रैक्टिस मैं कराऊंगी, बट आपको भी करनी है मेरे साथ। इससे पहले हमने डेब्ट टू इक्विटी के बहुत सारे सम सॉल्व किए हैं, लेकिन अब थोड़ा सा अलग है। हमें बताना है कि डेब्ट और इक्विटी पे क्या असर आने वाला है इन केसेस का। सी, मैं अज्यूम कर रही हूं कि डेब्ट टू इक्विटी रेशियो मेरी 3:1 है। हमेशा एक दिमाग में क्या करो, एक अमाउंट ले लो। डेब्ट टू इक्विटी 3:1 है, मतलब मैं अज्यूम कर रही हूं इट इज 3 लाख एंड 1 लाख, ताकि कहीं पे भी अमाउंट की कोई ज़रूरत पड़े तो एटलीस्ट वी शुड नो कि क्या हो रहा है। ठीक है, चलिए नाउ नेक्स्ट आप कह रहे हैं कि स्टेट गिविंग रीजन वेदर दिस रेशियो विल इंक्रीज और डिक्रीज और विल हैव नो चेंज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ये फॉलोइंग केसेस में इस पर क्या असर होने वाला है। इश्यू ऑफ बोनस शेयर, अगर हम बोनस शेयर इशू करते हैं, हमेशा ध्यान रखना जब भी कंपनी बोनस शेयर इशू करती है तो अपने प्रॉफिट्स को कन्वर्ट करती है बोनस में, क्योंकि पैसा तो आने वाला नहीं है ना, पैसा तो आने वाला नहीं है, तो जो प्रॉफिट्स पड़े हैं उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है शेयर्स में। तो बेसिकली शेयर होल्डर फंड में क्या हुआ, रिजर्व में से प्रॉफिट निकल कर शेयर कैपिटल में चले गए, है ना। तो शेयर होल्डर्स फंड यानी कि इक्विटी पे कोई असर हुआ ही नहीं। फॉर्मूला आपको पता है डेब्ट और इक्विटी का, हम करते ही आ रहे हैं। इक्विटी पे कोई असर हुआ नहीं, डेब्ट पे कोई असर हुआ नहीं, तो ऑब्वियसली इसका कोई चेंज नहीं होगा। देयर इज नो चेंज इन द रेशियो, क्योंकि इक्विटी के अंदर समझना है हमें क्या चेंज हो रहा है, कहाँ से जा रहा है, कहाँ आ रहा है। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि कौन सी चीज़ ऊपर जा रही है, कौन सी चीज़ नीचे जा रही है, जिसकी वजह से मेरी रेशियो में चेंजेस आएंगे। तो इश्यू ऑफ बोनस शेयर में नो चेंज आया है, क्योंकि शेयर होल्डर फंड के अंदर ही प्लस हो रहा है, शेयर होल्डर फंड के अंदर ही माइनस हो रहा है, तो देयर इज नो चेंज इन द रेशियो। इश्यू ऑफ न्यू शेयर फॉर कैश, अगर कैश आ रहा है शेयर्स की वजह से तो ऑब्वियसली शेयर होल्डर्स फंड तो बढ़ रहा है, मतलब इक्विटी तो इंक्रीज हो रही है। इक्विटी इस केस में इंक्रीज हो रही है। ठीक है, नॉर्मल नहीं कह रही हूं मैं, ओवरऑल नहीं कह रही हूं, बट हाँ इस केस में हमारी इक्विटी बढ़ रही है। ठीक है, डेब्ट में कोई चेंज नहीं है। हमेशा ध्यान रखो एक रेशियो का डिनोमिनेटर के साथ इनवर्स रिलेशनशिप होता है, न्यूमरेटर के साथ हमेशा डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। मतलब नीचे इक्विटी का बढ़ना क्लियरली आपकी रेशियो का डिक्लाइन होना, डिक्रीज होना, तो इसलिए ये हमारी रेशियो को डिक्रीज करेगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म डेब्ट पे तो कोई असर नहीं आ रहा है, हमारी एसेट्स यानी कि कैश बढ़ रहा है प्लस साथ में हमारी इक्विटी बढ़ रही है, तो नीचे डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, इसीलिए मेरा आंसर डिक्रीज में जा रहा है। चलिए द नेक्स्ट वन, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, डिबेंचर को आप रीपे कर रहे हो, डिबेंचर्स को आप रीपे कर रहे हो, तो डिबेंचर्स को जब आप रीपे करते हो तो आपको याद होगा डिबेंचर्स चैप्टर आपने किया है, दिस इज द 3rd बुक यू हैव डन डिबेंचर्स। तो जब भी डिबेंचर्स को आपको रिडीम करना होता है, रीपे करना होता है, तो आप उसे करंट लायबिलिटी में डाल देते हो। उस साल में, जिस साल में आपको डिबेंचर्स को रिडीम करना है उस साल में आप उसे करंट लायबिलिटी में डाल दोगे। वो लॉन्ग टर्म डेब्ट्स में नहीं है, वो करंट लायबिलिटी में जा चुका है, वहां से वो पेमेंट की जाती है। तो बेसिकली डेब्ट में वो नहीं है, राइट नाउ डेब्ट में वो नहीं है, इक्विटी में उसका कोई असर नहीं है, क्योंकि आप कैश पेमेंट करोगे वो एसेट से जाएगा, करंट लायबिलिटी खत्म हो रही है। तो बेसिकली ना डेब्ट पे कोई असर है ना इक्विटी पे, दैट इज व्हाई हियर नो चेंज, कोई चेंज नहीं होने वाला है, क्योंकि ना तो डेब्ट पे कोई असर है ना ही इक्विटी पे। क्यों नहीं है? क्योंकि डिबेंचर्स को इस साल, जब जिस साल आप उसको रिडीम कर रहे हो उस साल करंट लायबिलिटी में शिफ्ट कर दिया जाता है। तो ये ध्यान रखना है आपको अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल डिविडेंड, अगर आप डिविडेंड डिक्लेयर करते हो तो क्या होता है, आपके प्रॉफिट में से पैसा निकल जाता है और वो डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड में चला जाता है ना। मतलब आपके प्रॉफिट में से पैसा निकलेगा, प्रॉफिट में से आप साइड रखोगे, उसको साइड पे रखोगे, तो आप रिजर्व एंड सरप्लस को कम कर रहे हो। तो मतलब बेसिकली आपकी इक्विटी इन दिस, आपकी इक्विटी कम हो रही है, इक्विटी कम हो रही है। मैंने अभी आपको बताया कि आपके रेशियो में
न्यूमरेटर का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, ये बढ़ेगा तो रेशो बढ़ेगी, ये कम होगा तो रेशो कम होगी। और डिनोमिनेटर के साथ इनवर्स रिलेशनशिप होता है, नीचे ये बढ़ेगा तो रेशो कम होगी, ये कम होगा तो रेशो बढ़ेगी। यहाँ पे हमारी इक्विटी कम हो रही है तो हमारा क्या होगा रेशो का आंसर? इट विल बी इंक्रीजिंग, ठीक है, इंक्रीज हो जाएगा इसकी वजह से, ठीक है। चलिए द लास्ट वन, सेल ऑफ फिक्स एसेट बुक वैल्यू 30,000 एट अ प्रॉफिट ऑफ 5,000। ये जो प्रॉफिट है ये कहाँ जाएगा? एसेट के सेल का प्रॉफिट कहाँ जाता है? एसेट के सेल के प्रॉफिट को बोलते हैं कैपिटल गेन, और ये कैपिटल रिजर्व में जाता है। रिजर्व कहाँ है? रिजर्व एंड सरप्लस में। रिजर्व एंड सरप्लस इज अ पार्ट ऑफ शेयर होल्डर फंड, दैट मीन्स इक्विटी। मतलब मेरी इक्विटी बढ़ रही है, यहाँ पे मेरी इक्विटी बढ़ रही है क्योंकि वो प्रॉफिट जो एसेट के सेल होने पर आया है वो इक्विटी में जुड़ रहा है। अगेन सेम फंडा, डिनोमिनेटर बढ़ रहा है इसीलिए आंसर डिक्रीज हो जाएगा, इट विल बी डिक्रीजिंग, तो ये डिक्रीज हो जाएगा। समझ आया? हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी आपका केस है उसका आपकी रेशो में न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर पे क्या असर हो रहा है उसके हिसाब से आपको आंसर निकालना है। सोच समझ के ढंग से थोड़ा टाइम देकर निकालना, ओके। इससे पहले हमने डेब्ट टू इक्विटी के बहुत सारे सम सॉल्व किए हैं, लेकिन अब थोड़ा सा अलग है, हमें बताना है कि डेब्ट और इक्विटी पे क्या असर आने वाला है इन केसेस का। सी, मैं अज्यूम कर रही हूँ कि डेब्ट टू इक्विटी रेशो मेरी 3:1 है। हमेशा एक दिमाग में क्या करो, एक अमाउंट ले लो। डेब्ट टू इक्विटी 3:1 है, मतलब मैं अज्यूम कर रही हूँ इट इज़ 3 लाख एंड 1 लाख, ताकि कहीं पे भी अमाउंट की कोई ज़रूरत पड़े तो एटलीस्ट वी शुड नो कि क्या हो रहा है, ठीक है। चलिए नाउ नेक्स्ट आप कह रहे हैं कि स्टेट गिविंग रीजन वेदर दिस रेशियो विल बी इंक्रीज or decrease or will have no change in each of the following cases। ये following cases में इस पर क्या असर होने वाला है? इश्यू ऑफ बोनस शेयर। अगर हम बोनस शेयर इशू करते हैं, हमेशा ध्यान रखना जब भी कंपनी बोनस शेयर इशू करती है तो अपने प्रॉफिट्स को कन्वर्ट करती है बोनस में, क्योंकि पैसा तो आने वाला नहीं है ना, पैसा तो आने वाला नहीं है, तो जो प्रॉफिट्स पड़े हैं उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है शेयर्स में। तो बेसिकली शेयर होल्डर फंड में क्या हुआ, रिजर्व में से प्रॉफिट निकल कर शेयर कैपिटल में चले गए, है ना। तो शेयर होल्डर्स फंड यानी कि इक्विटी पे कोई असर हुआ ही नहीं। फॉर्मूला आपको पता है डेब्ट और इक्विटी का, हम करते ही आ रहे हैं। इक्विटी पे कोई असर हुआ नहीं, डेब्ट पे कोई असर हुआ नहीं, तो ऑब्वियसली इसका कोई चेंज नहीं होगा। देयर इज नो चेंज इन द रेशियो, क्योंकि इक्विटी के अंदर समझना है हमें क्या चेंज हो रहा है, कहाँ से जा रहा है, कहाँ आ रहा है, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि कौन सी चीज़ ऊपर जा रही है, कौन सी चीज़ नीचे जा रही है, जिसकी वजह से मेरी रेशियो में चेंजेस आएंगे। तो इश्यू ऑफ बोनस शेयर में नो चेंज आया है क्योंकि शेयर होल्डर फंड के अंदर ही प्लस हो रहा है, शेयर होल्डर फंड के अंदर ही माइनस हो रहा है, तो देयर इज नो चेंज इन द रेशियो। इश्यू ऑफ न्यू शेयर फॉर कैश। अगर कैश आ रहा है शेयर की वजह से तो ऑब्वियसली शेयर होल्डर्स फंड तो बढ़ रहा है, मतलब इक्विटी तो इंक्रीज हो रही है। इक्विटी इस केस में इंक्रीज हो रही है, ठीक है। नॉर्मल नहीं कह रही हूँ मैं, ओवरऑल नहीं कह रही हूँ, बट हाँ इस केस में हमारी इक्विटी बढ़ रही है, ठीक है। डेब्ट में कोई चेंज नहीं है। हमेशा ध्यान रखो एक रेशियो का डिनोमिनेटर के साथ इनवर्स रिलेशनशिप होता है, न्यूमरेटर के साथ हमेशा डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। मतलब नीचे इक्विटी का बढ़ना क्लियरली आपकी रेशियो का डिक्लाइन होना, डिक्रीज होना, तो इसलिए ये हमारी रेशियो को डिक्रीज करेगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म डेब्ट पे तो कोई असर नहीं आ रहा है, हमारी एसेट्स यानी कि कैश बढ़ रहा है प्लस साथ में हमारी इक्विटी बढ़ रही है, तो नीचे डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, इसीलिए मेरा आंसर डिक्रीज में जा रहा है। चलिए द नेक्स्ट वन, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है। डिबेंचर को आप रीपे कर रहे हो, डिबेंचर्स को आप रीपे कर रहे हो, तो डिबेंचर्स को जब आप रीपे करते हो तो आपको याद होगा डिबेंचर्स चैप्टर आपने किया है, दिस इज द 3rd बुक यू हैव डन डिबेंचर्स। तो जब भी डिबेंचर्स को आपको रिडीम करना होता है, रीपे करना होता है, तो आप उसे करंट लायबिलिटी में डाल देते हो। उस साल में, जिस साल में आपको डिबेंचर्स को रिडीम करना है उस साल में आप उसे करंट लायबिलिटी में डाल दोगे। वो लॉन्ग टर्म डेब्ट्स में नहीं है, वो करंट लायबिलिटी में जा चुका है, वहाँ से वो पेमेंट की जाती है। तो बेसिकली डेब्ट में वो नहीं है,
राइट नाउ डेप्ट में वो नहीं है, इक्विटी में उसका कोई असर नहीं है, क्योंकि आप कैश पेमेंट करोगे वो एसेट से जाएगा, करंट लायबिलिटी खत्म हो रही है, तो बेसिकली ना डेप्ट पे कोई असर है ना इक्विटी पे। दैट इज वाई हियर नो चेंज, कोई चेंज नहीं होने वाला है, क्योंकि ना तो डेप्ट पे कोई असर है ना ही इक्विटी पे। क्यों नहीं है? क्योंकि डिबेंचर्स को इस साल, जब जिस साल आप उसको रिडीम कर रहे हो उस साल करंट लायबिलिटी में शिफ्ट कर दिया जाता है। तो ये ध्यान रखना है आपको अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल डिविडेंड। अगर आप डिविडेंड डिक्लेयर करते हो तो क्या होता है, आपके प्रॉफिट में से पैसा निकल जाता है और वो डिविडेंड प्रपोज डिविडेंड में चला जाता है ना। मतलब आपके प्रॉफिट में से पैसा निकलेगा, प्रॉफिट में से आप साइड रखोगे, उसको साइड पे रखोगे, तो आप रिजर्व एंड सरप्लस को कम कर रहे हो, तो मतलब बेसिकली आपकी इक्विटी इन दिस, आपकी इक्विटी कम हो रही है, इक्विटी कम हो रही है। मैंने अभी आपको बताया कि आपके रेशो में न्यूमरेटर का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, ये बढ़ेगा तो रेशो बढ़ेगी, ये कम होगा तो रेशो कम होगी, और डिनोमिनेटर के साथ इनवर्स रिलेशनशिप होता है, नीचे ये बढ़ेगा तो रेशो कम होगी, ये कम होगा तो रेशो बढ़ेगी। यहाँ पे हमारी इक्विटी कम हो रही है, तो हमारा क्या होगा रेशो का आंसर? इट विल बी इंक्रीजिंग, ठीक है, इंक्रीज हो जाएगा इसकी वजह से, ठीक है। चलिए द लास्ट वन, सेल ऑफ फिक्स एसेट बुक वैल्यू 30,000 एट अ प्रॉफिट ऑफ 5,000। ये जो प्रॉफिट है ये कहाँ जाएगा? एसेट के सेल का प्रॉफिट कहाँ जाता है? एसेट के सेल के प्रॉफिट को बोलते हैं कैपिटल गेन, और ये कैपिटल रिजर्व में जाता है। रिजर्व कहाँ है? रिजर्व एंड सरप्लस में। रिजर्व एंड सरप्लस इज अ पार्ट ऑफ शेयर होल्डर फंड, दैट मीन्स इक्विटी। मतलब मेरी इक्विटी बढ़ रही है, यहाँ पे मेरी इक्विटी बढ़ रही है क्योंकि वो प्रॉफिट जो एसेट के सेल होने पर आया है वो इक्विटी में जुड़ रहा है। अगेन सेम फंडा, डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, इसीलिए आंसर डिक्रीज हो जाएगा, इट विल बी डिक्रीजिंग, तो ये डिक्रीज हो जाएगा। समझ आया? हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी आपका केस है उसका आपकी रेशो में न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर पे क्या असर हो रहा है उसके हिसाब से आपको आंसर निकालना है। सोच समझ के ढंग से थोड़ा टाइम देकर निकालना। ओके, अब हम स्टार्ट करें प्रैक्टिकल की प्रैक्टिस की। हमने पहले क्या किया था? फॉर्मूला को पूरी तरीके से समझा था, अब उस फॉर्मूला को इम्प्लीमेंट करने का टाइम आ गया है। सी दीज आर 2 क्वेश्चंस यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, दिख रहे हैं 2 क्वेश्चन है, एक एक करके सॉल्व करते हैं। आ जाओ यहाँ पे। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है क्लियरली, डेप्ट टू इक्विटी, डेप्ट अपॉन इक्विटी। डेप्ट लॉन्ग टर्म, बेसिकली लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज या नॉन करंट लायबिलिटीज, उसके अंदर आपका लॉन्ग टर्म, यहाँ देखो लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आ सकता है। यहाँ पे सोचो क्या आ सकता है? नाउ थिंक, लॉन्ग टर्म बोरोइंग क्या है? यहाँ पे लिखा ही हुआ है लॉन्ग टर्म बोरोइंग 10% डिबेंचर्स, है ना। तो 10% डिबेंचर्स हमारे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है यहाँ पे। करंट लायबिलिटी विल नॉट कम इन द इक्विटी। इक्विटी मतलब नॉन करंट, करंट नहीं, तो इसका मतलब मेरा यहाँ पे डेप्ट क्या है? 3,50,000, दैट इज 10% डिबेंचर, ये डेप्ट है। उसके बाद डेप्ट के बाद इक्विटी क्या है? इक्विटी कितना है? इक्विटी ऊपर वाला पार्ट दिख रहा है, शेयर होल्डर्स फंड को हम इक्विटी बोलते हैं, शेयर होल्डर्स फंड को हम इक्विटी बोलते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस 1,50,000, तो ये मेरा हो जाता है इक्विटी, है ना। चलिए फॉर्मूला में डालते हैं, डेप्ट अपॉन इक्विटी फॉर्मूला लिखा है इसीलिए मैं दोबारा यहाँ नहीं लिख रही हूँ, मैं सीधा अमाउंट इसमें डाल रही हूँ। यहाँ पे 3,50,000 डिवाइडेड बाय, ये दोनों को प्लस करो, दैट इज ऑल्सो 3,50,000, दैट इज 1:1। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ डेप्ट क्या है? डेप्ट इज इक्वल टू 10% डिबेंचर्स इक्वल टू 3,50,000। तो समझ आ गया डेप्ट क्या है। उसके बाद इक्विटी क्या है? इक्विटी ऊपर से दिख ही रही है हमें, सो इक्विटी इज इक्वल टू इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। आप इसको अमाउंट दिखा दो, 2 लाख प्लस 1,50,000, तो समझ आ जाएगा कि ऊपर वाला पार्ट है दैट इज 3,50,000। अच्छा, आप ऐसा भी कर सकते हो कि इसको 1 दे दो, इसको 2 दे दो और यहाँ लिख लो 1 एंड दिस इज 2, तो आप समझ आ जाता है कि फॉर्मूला जो क्वेश्चन के अंदर कौन सा वाला पार्ट आप ऐड कर रहे हो। ठीक है, इट्स वेरी इजी।
बहुत ही ईजी था ये वाला कि हाँ आराम से हमने वहाँ से इक्विटी शेयर होल्डर निकाल दिया, मतलब अपना इक्विटी या शेयर होल्डर्स फंड कह सकते हैं, वो आराम से निकल गया। लॉन्ग टर्म बोरोइंग भी दिया हुआ है ना, बहुत ईजी है ये, थोड़ा सा डिफिकल्ट आगे आएगा, डोंट वरी। यहाँ पे सेकेंड वाला देखते हैं, सेकेंड वाले में क्या है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ये तो दिख रहा है साफ साफ कि ये हमारा हो गया डेब्ट, है ना, ये हमारा हो गया है डेब्ट। अच्छा उसके नीचे देखें, ओ यहाँ पे बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस है। ये डेबिट का मतलब क्या है, कुछ पता है? नहीं, अरे डेबिट का मतलब होता है लॉस, कंपनी को लॉस हुआ है, ये क्रेडिट बैलेंस होता है तो प्रॉफिट है, ध्यान रखना। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस अगर डेबिट में है तो वो लॉस है, क्रेडिट में है तो वो गेन है, प्रॉफिट है, तो ये मतलब मुझे माइनस करना पड़ेगा। चलो ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, ये सारा तो पार्ट मेरा है किसका, इक्विटी का, ठीक है। तो चलो एक बार फॉर्मूला पहले एक बार देख लेते हैं कौन सी चीज़ कितनी आ रही है तो समझ में आएगा। डेब्ट, डेब्ट इज इक्वल टू, ऊपर के वैल्यूज को मैं डाल रही हूँ 5 लाख प्लस 1 लाख, आंसर हियर इज 6 लाख। चलो हमारे पास डेब्ट तो प्रॉपरली आ गया। इक्विटी निकालते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड कितना है, यानी कि शेयर होल्डर फंड तो दिया नहीं है, उसकी डिटेल दी हुई है ना, तो डिटेल देख लेते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है 2 लाख प्लस जनरल रिजर्व इज अ पार्ट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है, ये भी ऐड करेंगे 2 लाख। अब ये 1 लाख जो हमारा लॉस था वो ऐड नहीं करेंगे, वो डिडक्ट करेंगे, ध्यान रखना है, वो हम माइनस करेंगे। लॉस हमारा माइनस होता है, गेन हमारा ऐड होता है। 4 - 1 3, यस 3 लाख। तो हमारा रेशियो क्या हुआ, फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है, इसीलिए फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है इसीलिए मैं नहीं लिख रही हूँ, डायरेक्टली हम आंसर लिखेंगे इसमें 6 लाख डिवाइडेड बाय 3 लाख, आंसर हियर इज 2:1। समझ आया? तो बहुत ईजी है ये भी, सिर्फ एक चीज़ क्या थी कि डेबिट बैलेंस दिया है तो समझ में आना चाहिए कि वो माइनस करना है, बाकी तो ईजी है। ये दोनों पार्ट डेप्ट हैं, यहाँ पे डेप्ट निकालने का तरीका लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स ओनली। यहाँ पे अगेन ये पूरा पार्ट दिया है डिटेल में, इक्विटी क्या है, यहाँ पे छोटा पार्ट दिया है इक्विटी का डिटेल। तो ये आपको समझना है कि कैसे दिया है क्वेश्चन में, फिर उससे हमें अपने डेप्ट पे जाना है, अपने इक्विटी पे जाना है, देन वी हैव द फॉर्मूला एंड देन वी आर गोइंग टू प्लॉट दैट, गेट द आंसर। ईजी हो जाएगा, डोंट वरी। और भी प्रैक्टिस करेंगे, आप भी करो, सब नोटबुक निकालो, लिखना बहुत ज़रूरी है।